हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम संसाधन एवं विकास कक्षा 8 ज्योग्राफी जो है उसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे, कृषि। पहले हमारा जो चैप्टर 3 था वो खनिज और शक्ति संसाधन था, लेकिन 2023 जो इसका जो हमारा कोर्स है, जो सिलेबस है, उसके अंतर्गत वो चैप्टर 3 जो है खनिज और शक्ति संसाधन, उसे हटा दिया गया है और इसकी जगह पर हम अब कृषि पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं, मानव जो क्रियाएं करता है, जिस प्रकार के ऑक्यूपेशन लेता है, जिस तरह के उनके प्रोफेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मानवीय क्रियाएं होती हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के मुख्य 3 भाग होते हैं। ये क्या होता है? पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, जिन्हें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। ये क्रियाएं होती क्या हैं, पहले ये समझते हैं। पहली है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? वे क्रियाएं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। प्राकृतिक संसाधन जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनके प्रोडक्शन और उनके प्रोसेस से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं वो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। अगर एग्जांपल ले ले तो हम जो एग्रीकल्चर करते हैं, हम जो कृषि करते हैं और जो मछलियों का पालन होता है, वो बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती है, प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं, जो सीधा नेचर से संबंध रखती हैं। इसके बाद है द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित क्रियाओं को द्वितीयक क्रियाएं कहा जाता है। संसाधनों के प्रसंस्करण का मतलब जो भी संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, वो संसाधनों का जब प्रोसेस किया जाता है और उनसे चीज़ों का निर्माण किया जाता है, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो उसे द्वितीयक क्रियाओं में रखा जाता है। अगर उदाहरण के द्वारा हम अगर इसे समझें तो कपास उगाया जाता है। जो कपास उगाया जाता है उसे कृषि के अंतर्गत रखा जाता है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन उस कपास को फैक्ट्री में ले जाके जब उसका प्रोसेस होता है, जब इसकी क्रिया होती है और उससे धागा और फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है, तो ये जो कपड़ा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो द्वितीयक क्रियाओं में आती है। इसमें फैक्ट्री वगैरह जितनी भी फैक्ट्रियों से संबंधित जो क्रियाएँ होती हैं वो द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद है तृतीयक क्रियाएँ। सेवा क्षेत्रों से जुड़ी क्रियाएँ। तृतीयक जो क्रियाएं हैं, टर्शरी जो एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड तीसरी है टर्शरी एक्टिविटी। जो टर्शरी तृतीयक क्रियाएं हैं वो सभी सेवा क्षेत्रों से, सर्विस सेक्टर में जितने भी प्रकार के पेशे आते हैं जो नौकरी से संबंधित होते हैं, जैसे डॉक्टर है, वकील है, वो तृतीयक क्रियाएं कहलाती हैं। जो द्वितीयक क्रियाओं के द्वारा जो उत्पाद बनते हैं उनका जो मार्केट में प्रोसेस होता है, उनका बेचने का जो क्रय विक्रय का कार्य होता है वो तृतीयक क्रियाओं में होता है, और सेवाओं का भी क्रय विक्रय होता है। तो ये सभी जो होती है वो तृतीयक क्रियाओं में आते हैं। जो प्राथमिक क्रिया तथा द्वितीयक क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करती है। प्राथमिक तथा द्वितीयक क्रियाओं से जो वस्तुओं का निर्माण होता है उनको सहयोग कौन प्रदान करता है? तृतीयक क्रियाएं प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए यातायात, जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा द्वितीयक क्रियाओं में जो चीज़ें बनती हैं वो ट्रांसपोर्ट से ही अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती हैं। बिजनेस है, वो भी तृतीयक क्रियाओं में आता है। और बैंकिंग सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, जो लॉ सेक्टर है, ये सभी जो है वो तृतीयक क्रियाओं में आते हैं। इस तरह से 3 प्रकार की क्रियाएं होती है। प्राथमिक क्रियाएं नेचर से रिलेटेड होती हैं, द्वितीयक क्रियाएं जो नेचर से चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वो प्रोसेस होती है, और तृतीयक क्रियाएं सेवा सेक्टर से होती है, सर्विस सेक्टर से होती है। तो इस प्रकार से 3 क्रिया होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कृषि क्या है, जो हमारा मेन चैप्टर है, जो कृषि के बारे में है। जो कृषि क्या है, बेसिकली प्राथमिक क्रिया है। तो इस चैप्टर में प्राथमिक क्रिया का एक उदाहरण जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, हमने पढ़ा नेचर से संबंधित है। कृषि सीधा रिलेटेड टू नेचर है, जिसमें फसलों, फलों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन को सम्मिलित किया जाता है। कृषि में क्या क्या उगाया जाता है? फसलें उगाई जाती हैं, अनाज उगाया जाता है, फलों की खेती होती है, फूलों की भी खेती होती है, और साथ में पशुओं को भी पाला जाता है, जिससे उन्हें डेयरी उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो अगर हम कृषि क्या है, कृषि की परिभाषा पूछें तो वह प्रक्रिया जिसमें फसलों, फूलों, फलों आदि को उगाना और पशुधन पालन किया जाता है, कृषि कहलाती है। विश्व में 50% लोग कृषि और उससे संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। 50% मतलब विश्व के पूरे वर्ल्ड के आधे से ज़्यादा, आधे लोग जो हैं, लगभग आधे लोग, वो या तो एग्रीकल्चर में है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी ऑक्यूपेशन में काम करते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर शब्द की। जो एग्रीकल्चर शब्द है, जो वर्ड है, वो कहाँ से आया? एग्रीकल्चर शब्द है वो जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा काफ़ी पुरानी भाषा है। लैटिन भाषा के एग्री प्लस कल्चर शब्द से बना है, जिसमें एग्री शब्द का मतलब होता है मृदा, मिट्टी, और कल्चर शब्द का मतलब है कृषि करना। तो मृदा में जो कृषि की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें, फल फूल उगाए जाते हैं, वो एग्रीकल्चर में आता है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अगर हम भारत की बात करें, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो भारत में 2/3, 2/3 जनसंख्या, 2/3
2/3 पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली किस पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है, प्राथमिक क्रिया में संलग्न है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। जिस भूमि पर फसल की जा रही है, जिस भूमि पर खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं, कृषिगत भूमि कहते हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कृषिगत भूमि किसे कहा जाता है, तो जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, कृषिगत भूमि कहा जाता है। कृषि के लिए अब आवश्यक स्थितियाँ कौन सी है, कृषि के लिए भी आवश्यक स्थितियाँ होनी चाहिए, जैसे कि अनुकूल स्थलाकृति, मैदान होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, खेती कर रहे हैं तो मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, मृदा उपजाऊ होनी चाहिए और जलवायु भी वैसी होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, न ज़्यादा शुष्क होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें फसलों, फलों, फूलों आदि को उगाया जाता है। इसके बाद विभिन्न कृषियों के प्रकार, विभिन्न कृषियों के प्रकार जो हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, तो विभिन्न प्रकार के कल्चर होते हैं। जैसे कृषि के अंतर्गत हमने अनाज, फल फूल उगाया, इसी प्रकार की दूसरी क्रियाएं भी होती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं देखते हैं आगे। यहाँ पर 5 प्रकार, हमारी जो किताब में 5 प्रकार दे रखे हैं। कौन कौन से, एग्रीकल्चर जो हमने अभी पढ़ा, एग्रीकल्चर जिसको कृषि कहा जाता है, जिसमें मृदा की जुताई, फसल उगाना, पशुपालन, खेती अभी हमने पढ़ा, जिसमें फल फूल फसल और पशुधन पालन किया जाता है, मृदा की जुताई इत्यादि के द्वारा जुताई सब की जाती है, ये कृषि के अंतर्गत आता है, जिसे खेती भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम उत्पादन, जो रेशम का कपड़ा बनता है, और रेशम के कपड़े किससे बनता है, रेशम के कीड़े से बनता है। तो रेशम उत्पादन में रेशम के कीटों का पालन किया जाता है और उससे रेशम का उत्पादन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। और ये वाणिज्यिक पालन होता है जिससे पैसा कमाया जाता है। इसके बाद है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में मत्स्य पालन, मछलियों को पाला जाता है। ठीक है। विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में मछली पाली जाती है। नेचुरल जो तालाब वगैरह होते हैं उनमें नहीं, प्राकृतिक रूप से कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं और जिसमें फिर मछलियों को पाला जाता है और उनका व्यवसाय किया जाता है। चौथा है विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती। सीधी सी बात है, अंगूरों की खेती की जाती है, उसे विटीकल्चर कहा जाता है। और लास्ट है, आखिरी है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि होती है। उद्यान कृषि में मुख्यतः सब्जियां, फल और फूल, फसलें नहीं, इसमें सिर्फ सब्जियां, फल और फूल आदि उगाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि कहा जाता है। इस प्रकार से 5 कल्चर होते हैं, एग्रीकल्चर कृषि, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, पिसीकल्चर में मछलियों को पाला जाता है, विटीकल्चर में अंगूरों की खेती की जाती है और हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि की जाती है। आगे बात करते हैं कृषि तंत्र की। कृषि तंत्र क्या होता है, कृषि एक प्रकार से एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक पूरा तंत्र होता है, एक पूरा सिस्टम होता है। ये सिस्टम क्या होता है, कृषि को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसमें 3 स्टेप होते हैं, पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है आउटकम। इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फिर मेहनत लगाई जाती है, अपने खुद का हार्ड वर्क दिया जाता है और उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटकम मिलता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश, इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हैं, बीज, किसान द्वारा बीज बोया जाता है, फर्टिलाइज़र लाया जाता है, उर्वरक के पीछे खर्चा किया जाता है, मशीन वगैरह काम में ली जाती है और लेबर भी चाहिए होता है इसमें। तो ये मेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कृषि में, एग्रीकल्चर में। इसके बाद प्रोसेस में क्या होता है, जुताई होती है, ज़मीन को खोदना होता है, इसके बाद बीज बोने होते हैं, हमें पानी देना होता है खेतों में, निराई और कटाई। तो बीज बोने से पहले जो खुदाई होती है उससे लेकर फसलों को काटने तक की ये प्रमुख क्या होती है, इसमें क्रियाएं होती हैं। इसमें निर्गतों की बात करें, अगर हम आउटकम की बात करें तो हमें क्या मिलता है, इसमें फसलें मिलती हैं। अगर हम भेड़ पालन करें तो हमें ऊन मिलेगा, और अगर हम भैंस वगैरह, गाय वगैरह का पालन करें तो हमें डेयरी उत्पाद मिलेंगे। मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन करते हैं तो हमें अंडे इत्यादि का क्या मिलेगा, आउटकम मिलेगा। इस प्रकार से एक तंत्र है जिसमें इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस और हमें आउटकम मिलता है। इस डायग्राम के जरिए, इस डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो पहला निवेश है, निवेश में मशीनरी, बीज बोने पड़ते हैं और हमें फर्टिलाइज़र लाने होते हैं, रसायन लाने होते हैं। प्रक्रम के अंतर्गत जुताई, बुआई और छिड़काव किया जाता है, मेहनत की जाती है किसान के द्वारा, और निर्गत के रूप में हमें क्या प्राप्त होती है, फसल प्राप्त होती है। भौतिक निवेश की बात करें, अगर भौतिक और मानवीय कृषि निवेश की बात करें तो हमें भंडारण किया जाता है किसान के द्वारा, श्रम दिया जाता है, लेबर दिया जाता है, मशीनरी और रसायन इत्यादि का छिड़काव किया जाता है। भौतिक निवेश की बात करें तो सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और ढाल, ये सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक कारक होते हैं, जलवायु कारक होते हैं, जो भौतिक निवेश कहा जा सकता है। जैविक कृषि की बात करते हैं, जैविक कृषि क्या होती है, रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता है, जिसमें नेचुरल फर्टिलाइज़र का जो प्रकृति से बनी हुई खाद होती है इसका उपयोग किया जाता है, वही सिंपली जैविक कृषि कहलाती है। बायोटिक एग्रीकल्चर कहा जाता है, जिसे प्राकृतिक पीड़ानाशी का उपयोग किया जाता है। नेचुरल जो पीड़ानाशी जो होते हैं उनका भी क्या प्राकृतिक होते हैं, वो भी प्राकृतिक होते हैं, उनका भी प्राकृतिक रूप से उपयोग किया जाता है। किसी भी तरह से केमिकल
वाली चीज़ों का किसी भी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, बीजों का उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बीजों का क्या होता है, आनुवंशिक रूपांतरण किया जाता है, उनको किसी तरह से बदला जाता है ताकि हमें क्या हो, ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो। तो वैसा भी इसमें नहीं किया जाता है, जो नेचुरल बीज होते हैं उनका ही उपयोग किया जाता है। तो ये जैविक कृषि है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकार। कृषि के मुख्य प्रकार पढ़ेंगे, कृषि कितने प्रकार की होती है। कृषि को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि जो होती है, अगर आपको मोटे तौर पे बताऊं, एक सिंपल वर्ड में बताऊं, तो निर्वाह कृषि वो होती है जो जीवन चलाने के लिए की जाती है, जीवन का गुजारा करने के लिए की जाती है। वाणिज्यिक कृषि वो कृषि होती है जो लाभ कमाने के लिए की जाती है, पैसा कमाने के लिए की जाती है। निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है। पहला गहन निर्वाह कृषि और दूसरा आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि पर्सनली होती है। आदिम निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है, स्थानांतरित कृषि, जलवासी पशुचारण। इन्हें हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन में। वाणिज्यिक कृषि के तीन भाग होते हैं। पहला है वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा है मिश्रित कृषि और तीसरा है रोपण कृषि। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है निर्वाह कृषि। कृषक परिवार की आवश्यकताओं। निर्वाह कृषि मैंने आपको जैसे बताया कि जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जीवन का गुजारा, जीवन का निर्वाह करने के लिए जो कृषि की जाती है वो निर्वाह कृषि कहलाती है। कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, वो सिर्फ परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करती है इस प्रकार की कृषि। निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, पारिवारिक श्रम का उपयोग, टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी ना के बराबर होती है, और जो फैमिली होती है वही कृषि में अपना योगदान देती है, अपना श्रम देती है। अब निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है गहन निर्वाह, दूसरा है आदिम निर्वाह। गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, किसान छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अपना छोटा सा उसके पास लैंड होगा, पीस ऑफ लैंड होगा, जिसमें वो अपने पर्सनल औजार लेके जाएगा, पर्सनल इक्विपमेंट के साथ में काम करेगा और अपना खुद का ज़्यादा लेबर देगा, खुद की ज़्यादा मेहनत होगी उसकी। जलवायु उपयुक्त होने पर एक फिर से अधिक फसल उगाई जाती है। अगर वहाँ की जलवायु उपयुक्त है, उस क्षेत्र की जलवायु उपयुक्त है, तो एक साल में एक से अधिक फसल वो उगा लेता है। इसकी मुख्य फसल की बात करें तो चावल इसकी मुख्य फसल है। दूसरी फसलों की बात करें तो गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन। तिलहन जो है वो तेल निकाला जाता है जिनसे, वह फसलें दलहन, दालों वाली जो फसलें होती हैं वो दलहन फसलें होती हैं। तो ये मुख्य फसलें हैं। इनके क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। जो ये क्षेत्रों की बात कर रहे हैं उन क्षेत्रों को हम वीडियो के लास्ट में मैप के द्वारा रीड करेंगे। तो ये है हमारी गहन निर्वाह कृषि, जिसमें किसान पर्सनल लेवल पे करता है, अपना खुद का श्रम होता है, एक से ज़्यादा फसल उगाई जा सकती है। चावल इसकी मुख्य फसल है और गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन इसकी अन्य फसलें, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग है वह है आदिम निर्वाह कृषि। पहला है गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्थानांतरित कृषि। जैसा कि नाम से है, स्थानांतरित कृषि का मतलब ट्रांसफ़र कृषि होती है, एक जगह रह के स्थायी रूप से नहीं की जाती है। इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। इसका मतलब कह सकते हैं कि पूरे विश्व में ये जो कृषि है वो प्रचलित है। इसमें होता क्या है, भारी वर्षा तथा वनस्पति के पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में की जाती है। भारी वर्षा जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और जहाँ की वनस्पति क्या है, जल्दी से ग्रो कर लेती है, वापस से जहाँ की जो वेजिटेशन है वहाँ पर जल्दी ग्रो कर लेती है, ऐसी जगह पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। इसमें होता ये है कि वृक्षों को काट कर और जला दिया जाता है, वृक्षों को काटा जाता है, जलाकर भूखंड को साफ़ किया जाता है, फिर जलाकर वहाँ पर प्लेन कर देते हैं उस जगह को, और जो जलाने के बाद जो राख मिलती है उसको मृदा मिलाया जाता है, जिससे कि जो वहाँ की मृदा है वो उपजाऊ हो जाती है। इसके बाद वहाँ पे मक्का, रतालू और आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। वो जब तक फिर भूमि उपजाऊ है तब तक वहाँ पर खेती की जाएगी। भूमि की उर्वरता समाप्त होने के बाद वो भूमि छोड़ दी जाती है, और जैसे ही उस भूमि की उर्वरता 1, 2, 3, 4 साल बाद, जितने भी साल बाद उस भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाएगी, लोग उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे। कृषक नए भूखंड पर चले जाते हैं और नई जगह पर जाके फिर वही प्रोसेस को दोहराएंगे, पेड़ों को काटेंगे, जलाएंगे और उस पर खेती करेंगे, और जब वहाँ की भी उपजाऊपन खत्म हो जाएगा तो उसको छोड़कर चले जाएंगे। यही कृषि क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि कहलाती है। और अगर स्थानांतरित कृषि को अगर दूसरा नाम दे तो इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि कर्तन एवं दहन कृषि, तो भी स्थानांतरित कृषि है, और स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम कर्तन एवं दहन कृषि है। अब जबकि ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो इसके अलग अलग जगहों पर, विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो
उत्तरी पूर्वी जो भारत है वहाँ पर इसे झूमिंग कृषि, बेसिकली भारत में इसे झूमिंग कृषि के नाम से ही जाना जाता है। मेक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से, ब्राज़ील में रोका के नाम से, मलेशिया में लदांग के नाम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। भारत में झूमिंग, मेक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका और मलेशिया में लदांग के नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। तो इस प्रकार से हाँ, अब है दूसरा प्रकार चलवासी पशुचारण। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और दूसरा है चलवासी पशुचारण। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से? सहारा के शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इसमें होता क्या है, इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान निश्चित मार्गों में घूमते रहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पशुचारक होते हैं, जो पशु चराने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने अपने जो पशु होते हैं, जो पशुओं की झुंड है उसके साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। किसकी खोज में? पानी और चारे और पानी की खोज में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उन्हीं स्थानों में होता है जहाँ पर वनस्पति बहुत कम पाई जाती है और जलवायु विपरीत होती है। जैसे कि सहारा का शुष्क अर्धशुष्क प्रदेश हैं जहाँ गर्म इलाके होते हैं, राजस्थान के गर्म इलाके, और जम्मू कश्मीर के बहुत ठंडे इलाके इत्यादियों में, पहाड़ी इलाकों में होता है। ऐसा क्यों करते हैं? जलवायु से संबंधित बाधाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, पहाड़ी इलाके होते हैं। भूभाग की प्रतिक्रिया, पहाड़ी इलाके होने के कारण जलवायु की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है उन्हें। इस कारण से इस प्रकार का पशुचारण किया जाता है। पशुचारक मुख्यतः इसमें कौन कौन से पशु होते हैं? तो भेड़, ऊँट, याक। भेड़, ऊँट जो होते हैं वो शुष्क इलाकों में, और याक जैसे जो होते हैं वो ठंडे इलाकों में पाले जाते हैं। तो इस प्रकार से चलवासी पशुचारण, जहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुचारकों द्वारा अपने पशुओं को ले जाकर चारे और पानी की खोज में इधर उधर ले जाया जाता है। तो इस प्रकार से आदिम निर्वाह कृषि के दो प्रकार होते हैं, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। ये दो प्रकार हो गए। इसके बाद है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली होती है। फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बेचने हेतु किया जाता है, बाजार में बेचने और लाभ कमाने के लिए की जाती है। विस्तृत कृषि क्षेत्र, बहुत बड़ा खेत होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है। अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है और इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। वाणिज्यिक कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या होता है, फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से, बाजार में बेचने के उद्देश्य से मुख्यतः उगाई जाती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें। वाणिज्यिक अनाज कृषि की बात करें तो गेहूं और मक्का इसकी मुख्य फसलें हैं। इसके मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। ये ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हो, जहाँ पर बड़े बड़े खेत होते हैं और जहाँ पर बृहद मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अनाज उगाया जा सके। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले क्षेत्र, बहुत बड़े बड़े होते हैं और जनसंख्या बहुत ही विरल होती है, बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में ये ऐसी कृषि की जाती है। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है। बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण क्या होता है कि साइकिल पूरा नहीं हो पाता है, इस कारण एक ही फसल उगाई जा सकती है, साल में एक ही फसल उगाई जा सकती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फार्म बड़े बड़े होते हैं, खेतों के आकार बहुत बड़े बड़े होते हैं और कम जनसंख्या वाले होते हैं और बड़े बड़े घास के मैदानों इत्यादि क्षेत्रों में ये की जाती है। इसके बाद दूसरा प्रकार है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होता है, भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। इसमें एक से ज़्यादा, इसकी मुख्य जो खासियत है वो एक से ज़्यादा फसलें भी उगाई जा सकती हैं इसमें, और भूमि का जो उपयोग होता है वो भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन सभी के लिए साथ में किया जाता है। इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। इन सभी क्षेत्रों को हम मानचित्र में अभी रीड करेंगे। रोपण कृषि जो तीसरा प्रकार है, रोपण कृषि में क्या होता है, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। रोपण कृषि में जो मुख्य फसलें होती हैं इनको याद रखना है, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास इत्यादि जो होती हैं एकल फसलें। रोपण कृषि में सिर्फ एक ही फसल को उगाया जाता है और स्पेसिफिकली उगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर भारत में चाय है, कहवा मुख्य रूप से, काजू, रबड़ इत्यादि जो फसलें हैं उनका फसलों का नाम याद रखना है हमें। बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें जो लेबर होता है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लेबर की आवश्यकता ज़्यादा होती है और पैसों की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है, कैपिटल की नीड ज़्यादा होती है, पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों में या निकट के कारखानों में किया जाता है। हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, प्रोडक्ट हमें जो मिलता है उसका जो प्रोसेस होता है या तो खेतों में हो जाता है या आसपास ही कोई कारखाना होगा उसमें जाके उसका प्रोसेस किया जाएगा। और अगर यदि आसपास कोई कारखाना है
तो इसी कारण परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही नेसेसरी होना चाहिए। अब इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? मलेशिया में रबड़, ये मलेशिया में मुख्यतः रबड़ की रोपण कृषि होती है, ब्राज़ील में कहवा की, और भारत और श्रीलंका में चाय की रोपण कृषि की जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारे कृषि के प्रकार पूरे हो गए। हमने पढ़ा कृषि क्या है, विभिन्न प्रकार के कल्चर पढ़े, और हमने कृषि के प्रकार पढ़े। अगली वीडियो में हम भारत की मुख्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे। पहले अब इसके बाद हम मैप को रीड कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे गहन निर्वाह जो कृषि थी उसके क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया जो है, एशिया के प्रमुख इलाकों में हमने पढ़ा था कि गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो ये सभी एरिया जो आप देख सकते हैं, ये गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र हैं। इसके बाद है स्थानांतरी कृषि के क्षेत्र। तो अमेजन बेसिन के सघन क्षेत्र, ये अमेजन बेसिन के गहन क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ये अफ्रीका का जितना भी आप जो ब्लैक एरिया देख सकते हैं, हाईलाइटेड एरिया है, वो दक्षिण अफ्रीका का, ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। दक्षिण पूर्वी एशिया के भी कुछ भाग हैं, और उत्तरी पूर्वी भारत के लोग, और भारत में भी ये थोड़ी प्रचलित है। इसके बाद है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर अमेरिका के क्षेत्र, यूरोप के क्षेत्र, और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के जो भाग है वो इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। मिश्रित कृषि के क्षेत्रों की बात करूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ये भाग है, अर्जेंटीना है, इसमें दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ भाग है, और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड का भाग और दक्षिण अफ्रीका का जो भाग है वो भी इसमें, और यूरोप का जो पार्ट है वो भी इसमें आता है। तो इस प्रकार से आप मैप में देख सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं कृषि के विभिन्न प्रकारों के। सभी जो प्रकार है थोड़े थोड़े विश्व में सभी जगहों पर प्रचलित हैं। तो इस प्रकार से हमने कृषि के प्रकारों के बारे में पढ़ा और कृषि क्या है इस बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम भारत की मुख्य फसलों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।